हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देख रहे हैं क्वेश्चन ईवीएस का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम 15 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर कह रहा है, एक पर्यावरण अध्यापक अपने विद्यार्थियों को समझाता है कि सांप के कान नहीं होते हैं, उसके लिए वे सपेरे की बीन नहीं सुन सकता। इनमें से कौन सी प्रक्रिया कौशल का व्याख्या करते हैं। पर्यावरण के बारे में स्वाभाविक जिज्ञासा की अभिव्यक्ति, या फिर कार्य और करण संबंध की स्थापना, जीव विविधता के प्रति सराहना की अभिव्यक्ति, अवलोकन के आधार पर सामान्यीकरण करना। तो यहाँ पर देखिए, इसका सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन आपको बताते हैं। तो देखिए, एक्सप्लेनेशन इसका है, एक पर्यावरण अध्यापक अपने विद्यार्थियों को समझाता है कि सांप के कान नहीं होते, इसलिए वे सपेरे की बीन सुन नहीं सकता। अवलोकन का अर्थ है निरीक्षण करना, परीक्षण करना तथा ध्यान से देखना। अवलोकन निरीक्षण करने की सबसे साधारण वैज्ञानिक पद्धति। अवलोकन के आधार पर सामान्यीकरण का आशय विषय वस्तु की अपनी समझ दूसरों को प्रदान करना है। इसके माध्यम से शिक्षक कार्य और कारण में संबंध स्थापित कर रहा है तथा बच्चों के विचारों में अवलोकन के आधार पर सामान्यीकरण कर रहा है। इस प्रकार से BOD सही हो जाएगा, मतलब राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कह रहा है, खाद्य पदार्थों के खराब हो जाने के प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाकलाप या चर्चा कक्षा में शिक्षक को करानी चाहिए। घर पर भोजन बनाने का अवलोकन करना, अधिकतम मात्रा में चीज़ों को खरीदना, या फिर कह रहा है चिप्स पैकेट को फ्रीजर में रखना, या फिर किसी भी पदार्थ को खरीदने से पूर्व उसकी समाप्त स्थिति की जाँच करना। यही राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। कह रहा है, खराब खाद्य पदार्थों के खराब हो जाने के प्रकरण को पढ़ाते समय एक शिक्षक कक्षीय चर्चा के दौरान बच्चों में यह जागरूकता प्रदान करेगा कि वे किसी भी खाद्य पदार्थ को खरीदे तो सबसे पहले उसकी समाप्त की तिथि जांच कर लें, क्योंकि समाप्त की तिथि के बाद ही इस्तेमाल किया गया पदार्थ शरीर पर दुष्प्रभाव डाल सकता है। अतः आवश्यक ही खाद्य पदार्थों की समाप्त की तिथि दीर्घकालिक हो, जिससे वे तिथि के भीतर ही इस्तेमाल किए जा सके। इसलिए राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कह रहा है, निम्नलिखित में से किस योजना से सक्रिय अधिगम पहचाना जाता है। स्वपठन, समस्या समाधान, परिचर्चा, उपलब्धि परीक्षण, श्यामपत्र से नोट लिखना, या फिर संरचित अधिगम अनुभव करना। तो यहाँ पर देखिए, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अधिगम को बच्चों को स्वयं से पाठ को पढ़कर अपने समस्या या समाधान निकालने के लिए कहना चाहिए। उन्हें चर्चा, परिचर्चा, वाद विवाद विधियों में सहभागी बनाकर अर्थपूर्ण सक्रिय अधिगम सुसाधित किया जा सकता है, क्योंकि इन योजनाओं द्वारा बच्चों में विचारों की प्रवाहशीलता, कल्पना का निर्माण, सृजनशीलता का गुण आ जाता है, जो उनके सक्रिय अधिगम में सहायता प्रदान करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कह रहा है, जब विद्यार्थियों को उनकी प्रगति, उनकी अपनी गति से सीखने की स्वतंत्रता दी जाती है, तब वह अधिगम का उपागम कहलाता है। सहयोगात्मक, अनुकूली, सक्रिय या निष्क्रिय। तो यहाँ पे सक्रिय अधिगम यानी एक्टिव लर्निंग होती है। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। कह रहा है, जब विद्यार्थियों को उनकी अपनी गति से सीखने के लिए स्वतंत्रता दी जाती है, तब अधिगम का यह उपागम सक्रिय अधिगम कहलाता है। इस उपागम में सबसे अधिक महत्व इस बात को दिया जाता है कि विद्यार्थी किस तरह से अधिक सीख सकता है, और सक्रिय अधिगम विद्यार्थियों को अपने पाठ में विषय वस्तु के बारे में गहन विचार में संलग्न करती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो कह रहा है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को आवास के बारे में सिखाते समय निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अन्वेषण को प्रोत्साहित करती है। विद्यार्थियों में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विभिन्न आवासों को चित्र एकत्र करने के लिए कहना, विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के आवासों को चित्र दिखाना, या फिर कह रहा है विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के आवासों पर डिजिटल प्रस्तुतिकरण, विद्यार्थियों को आवासों के भ्रमण, अपने अनुभव वर्णन को कहना। तो यहाँ पर देखिए, राइट ऑप्शन तो डी हो जाएगा। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। विद्यार्थियों को समुदाय में आवासों के भ्रमण के अपने अनुभवों का वर्णन करने को कहना, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को आवासों के बारे में सिखाते समय अन्वेषण को प्रोत्साहित करेगा, क्योंकि बच्चों में उनके आवासों के अनुभव को साझा करने के लिए कहा जाएगा, तो वे भिन्न भिन्न अनुभवों को खोजकर शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार से उनमें अन्वेषण का कौशल विकसित होगा। वे वास्तविक दुनिया की स्थितियों से कक्षा के सिद्धांतों और ज्ञान के बेहतर ढंग से जोड़ने में सक्षम होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य। सुसज्जित प्रयोगशाला, संसाधन कक्ष, स्थानीय संसाधन, आसानी से उपलब्ध सामग्री का उपयोग करने वाले प्रयोग। तो यहाँ पर देखिए, सी और डी सही हो जाएंगे, राइट ऑप्शन। हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु स्थानीय संसाधन और आसानी से उपलब्ध सामग्री का उपयोग करने वाले प्रयोग अनिवार्य हैं, क्योंकि स्थानीय संसाधन जैसे पौधे, कीट, पत्थर, लकड़ी, ये सभी प्राथमिक कक्षाओं के आसपास आसानी से मिल जाते हैं, और इन सामग्रियों को मूर्त रूप से दिखाकर इनका विभिन्न तरीकों से शिक्षण में प्रयोग करके शिक्षक कक्षा में रुचिकर प्रदर्शन करता है। इसके माध्यम से बच्चों में पर्यावरण के प्रति विशेष समझ विकसित होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22।
इसमें कह रहा है पौधों के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन सीखने में विद्यार्थियों के लिए क्या सबसे उपयुक्त होगा। प्रत्येक बच्चे को गतिविधि करने के लिए निरीक्षण करने, रिकॉर्ड अवलोकनों को अर्थ बनाने की अनुमति देना, सभी उत्तरों को स्वीकार ना करें जो बच्चों के लिए अपनी भाषा में है, विद्यार्थियों के तथ्यों को याद करने वाला, देखिए याद करने वाला भी गलत रहेगा और परिभाषा लिखने की अनुमति देना भी गलत रहेगा। ए यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा पहली चीज़। अब एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, कह रहा प्रयोगों के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन सीखने में विद्यार्थियों की किसी गतिविधि में शामिल करना चाहिए तथा उनको किसी गतिविधियों एवं स्वयं से निरीक्षण करते हुए रिकॉर्ड करने के लिए कहना चाहिए। अंत में उन रिकॉर्डों का अवलोकन के आधार पर अर्थपूर्ण अधिगम कराना चाहिए जिससे वे किसी एक अवधारणा के प्रति अपनी समझ को विकसित करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा एक दस्तावेज एक निश्चित अवधि में बच्चों की उत्तरोत्तर अधिगम उपलब्धि का संचयी साक्ष्य है। आकलन सूचक अंकन पुस्तिका, वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका, या फिर पोर्टफोलियो या फिर रिपोर्ट। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब एक्सप्लेनेशन देखिए, पोर्टफोलियो वह दस्तावेज है जो एक निश्चित अवधि के में बच्चों की उत्तरोत्तर अधिगम उपलब्धि का संचयी साक्ष्य है। यह इस एक प्रकार की फाइल होती है जिसमें किसी व्यक्ति या बालक के जीवन के किसी भी क्षेत्रों की क्रमबद्ध जानकारी एकत्रित करके रखा जाता है, अर्थात किसी बालक की क्या उपलब्धियाँ हैं और क्या कमियाँ हैं, इन सभी की जानकारी पोर्टफोलियो में संचित रहती है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24, इसमें कह रहा है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का विद्यार्थी केंद्रित प्रक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। व्याख्यान विधि, श्रुतलेखन, व्याख्यान एवं श्रुतलेखन, प्रयोजन विधि। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें प्रयोजन विधि। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, कह रहा है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का विद्यार्थी केंद्रित प्रक्रम प्रयोजन विधि है। इस विधि का मुख्य आधार यह है कि विद्यार्थी सहयोग एवं सक्रियता से वास्तविक सामाजिक परिस्थितियों में सीखें। जैसे स्थानीय क्षेत्र के वनस्पति एवं प्राणियों के अध्ययन से संबंधित परियोजना पर जब विद्यार्थी कार्य करता है तो क्षेत्र की जलवायु, मिट्टी की बनावट, प्राणियों के भोजन संबंधी आदतें तथा अन्य जीव वैज्ञानिक एवं संरचना व्यवहार अनुकूलन आदि आदतों को भी उन्हें जानकारी मिलती है। इसलिए यह विधि शिक्षक एवं छात्र के लिए स्वस्थ अंतःक्रिया स्थापित करती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, इसमें कह रहा है इंदिरा को यह समझने में कठिनाई हो रही थी कि सांप को काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनती है। इंदिरा के शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करके इसे बेहतर तरीके से समझ सके। सांप के काटने पर इलाज कैसे किया जाता है, पर वार्ता के लिए डॉक्टर को आमंत्रित करें। सांप के जहर से दवाई कैसे बनाई जाती है समझाने के लिए सपेरे को आमंत्रित करें। शिक्षक द्वारा इस प्रक्रिया की व्याख्या की जाए। सांप के जहर से बनाई गई दवाई इस पर प्रक्रिया का वीडियो प्रस्तुत करें। तो यहाँ पर देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंदिरा द्वारा ये समझने में कठिनाई हो रही थी कि सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से बनती है। उसके शिक्षक को चाहिए कि सांप के काटने पर इलाज कैसे किया जाता है, इस प्रकरण को वार्ता के लिए डॉक्टर को आमंत्रित करें तथा सांप के जहर की दवाई कैसे बनती है इस प्रक्रिया का वीडियो प्रस्तुतिकरण करें, जिससे कि इंदिरा को बेहतर तरीके से समझ सके। इसलिए ए और डी दोनों सही हैं, राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, कह रहा है एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अनीता विद्यार्थियों के आकलन में प्रदर्शन को दर्शाने के लिए प्रतिशत का चयन करने के लिए लाभ का वर्णन कर रही है। अनीता का कौन सा कथन है। निचली कक्षाओं के लिए प्रतिशत उपयुक्त है, कौशलों के आकलन के लिए प्रतिशत का प्रयोग आसान है, विद्यार्थियों की शक्तियों का तथा कमजोरियों का वर्णन प्रतिशत से होता है, या फिर प्रशासनिक उद्देश्य के लिए प्रतिशत का प्रयोग करने में एवं अर्थ निकालने में आसान है। तो यहाँ पर देखिए राइट ऑप्शन तो डी हो ही जाएगा। कह रहे हैं एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अनीता विद्यार्थियों के आकलन में उनके प्रदर्शन को दर्शाने के लिए प्रतिशत का चयन करने के लाभ का वर्णन कर रही है, जिसमें वो बताती है कि प्रशासनिक उद्देश्य के लिए प्रतिशत का प्रयोग करना, व्याख्या करना या अर्थ निकालना आसान है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, में कह रहा है बच्चों के लिए खेलों में क्रियाकलापों की व्यवस्था की जाती है जिससे कि वे समाज के नियमों को समझें, सक्रिय रहें, अपने सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाएं, लिंग संबंधी रूढ़िबद्ध अवधारणाओं को विकसित करें, घर से बाहर अपने बिना किसी रोक टोक के खेलें। तो यहाँ पे देखिए बी राइट ऑप्शन हो जाएगा, सक्रिय रहें एवं सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाएं। अब देखते हैं बच्चों के खेल आधारित क्रियाकलाप की व्यवस्था की जाती है क्योंकि ऐसे क्रियाकलाप बच्चों की रुचि को बढ़ाते हैं जिससे कि वे गतिविधियों में संलग्न होते हैं और सक्रिय अधिगमकर्ता के रूप में सीखने की प्रक्रिया में वृद्धि होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, गतिविधि है पाठ्यपुस्तक में दिए गए सिद्धांतों का पुष्टिकरण, एक खुला स्वतंत्र अन्वेषण, या फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन सी ऑप्शन कह रहा है बच्चों के सीखने में सहायता करना, अवधारणाओं को प्रस्तुत करने का तरीका। तो बी में कह रहा है इसका बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर एक्सप्लेनेशन देखिए, गतिविधि का तात्पर्य उन सभी क्रियाओं से है जिनमें बच्चे का रहन सहन, आचरण, चाल ढाल, चेष्टा, क्रियाकलाप आदि सभी शामिल होते हैं। ऐसी गतिविधि इसलिए गतिविधि आधारित शिक्षण पद्धति छात्रों के लिए सक्रिय समस्या समाधानकर्ता के रूप में कार्य करती है, अनुभव के रचनात्मक पहल को बढ़ाती है तथा सीखने के लिए वास्तविकता भी देती है। इस प्रकार
अधिगम सभी संसाधनों उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करता है, अतः हम कह सकते हैं गतिविधि एक खुला स्वतंत्र अन्वेषण है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 इसमें कह रहा है पर्यावरण अध्ययन किस प्रकार का विषय है जिसमें अन्य विषय समाहित हों, विषयक, अंतर्विषयक, अंतराविषयक। तो यहाँ पे अंतर्विषयक यानी राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। पर्यावरण अध्ययन एक अंतर्विषयक प्रकार का विषय है क्योंकि इसमें कई विषयों की जानकारी एवं विचार शामिल किए जाते हैं तथा प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूविज्ञान जैसे क्षेत्रों को भी पर्यावरण अध्ययन में शामिल किया जाता है, जिससे एक अंतर्विषयक प्रकृति पुष्टि होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों की सामग्री कैसी होनी चाहिए। छात्रों को लिखित जानकारी देना, प्रश्न करने, अन्वेषण करने अवसर प्रदान करना, छात्रों को हतोत्साहित करना, परिभाषाओं में विस्तृत विवरण से बचना। तो यहाँ पे देखिए डी तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी सी डी तीनों सही है। पर्यावरण अध्ययन की पुस्तकों की ऐसी सामग्री होनी चाहिए जो छात्रों को प्रश्न एवं खोज करने के अवसर प्रदान करे, छात्रों को रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करे व सीखने के अवसर पर बल दे, या फिर गहरा परिभाषा तथा विस्तृत विवरण से बचाए और अनुभवों पर अधिगम आधारित प्रदान करे। इसलिए बी सी डी सही हो जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने 30 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। वीडियो को आप पूरा बिना स्किप किए पूरा देखिएगा खूब अच्छे से, जिससे आपको बहुत ज़्यादा पेपर में हेल्प मिलने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पढ़ते रहिए वीडियोस को हमारे, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कॉमेंट कीजिएगा। थैंक यू।